नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है 1926 की। 12 वर्षीय डायरेक्टर छात्र जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश प्रयोगशाला में प्रायोगिक भौतिक विज्ञान पैट्रिक ब्लैकेट के अधीन करते समय चिंता और घर की याद से जूझ रहे थे। पैट्रिक ने अमेरिकी ओपेनहाइमर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और हर कदम पर उसका अपमान किया। ब्लैकेट के रवैये से परेशान होकर ओपेनहाइमर ने उसके लिए एक जहरीला सेब छोड़ दिया, लेकिन बाद में उसे पुनः प्राप्त कर लिया। विजिटिंग वैज्ञानिक निल्स वो ओपेनहाइमर को गोटिंगेन विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी का अध्ययन करने की सलाह देते हैं। ओपेनहाइमर ने वहां अपनी पीएचडी पूरी की और साथ ही वैज्ञानिक इसिडोर इसाक रबी से मुलाकात की। बाद में वे स्विट्जरलैंड में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग से मिले। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्वांटम भौतिकी अनुसंधान का विस्तार करने की इच्छा रखते हुए ओपेनहाइमर ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ना शुरू किया। वह कैथरीन किट्टी कोइनिस एक जीव विज्ञानी और पूर्व कम्युनिटी से शादी करता है, और जीन टेटलाक एक परेशान कम्युनिस्ट जो बाद में एक स्पष्ट आत्महत्या में मर जाता है के साथ उसका रुक कर संबंध रहता है। अपने जीवन की इस अवधि में ओपेनहाइमर में वामपंथी झुकाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है और वह अक्सर अपने राजनीतिक विचारों को अपनी कक्षाओं में लाते हैं। FBI द्वारा भी उसकी जांच की जा रही थी, हालांकि वह बात उसे पता नहीं थी। वह कैंपस में प्रोफेसरों को एकजुट करना चाहता है और इससे कई लोग दूर हो जाते हैं जो उसके काम के लिए पसंद करते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से स्पेनिश नागरिक के लिए अब तक के योगदान देता है। ओपेनहाइमर ने फांसीवादियों को समाजवादियों की तुलना में बड़ा खतरा माना, जो उस समय की लोकप्रिय सोच के विपरीत था, लेकिन वह कभी भी औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ। दिसंबर 1938 परमाणु विखंडन की खोज की गई, जिसे ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उसे एक हथियार में परिवर्तित किया जा सकता है। ओपेनहाइमर आश्वस्त थे कि परमाणु को पराजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब प्रयोग को अमेरिका में दोहराया गया और परिणाम उन्हें दिखाए गए तो उन्हें विखंडन में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की संभावना समझ में आई और उसका उपयोग बम बनाने के लिए किया जा सकता था। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और ओपेनहाइमर ने धीरे धीरे तटस्थ रहने के अपने विचार त्याग दिए और पासिंगटो को हराने में मदद करना चाहते हैं। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के कर्नल लेस्ली ग्रोस ने परमाणु बम विकसित करने के लिए ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में वर्तित किया। 1942 में ओपेनहाइमर, जो हिब्रू हैं, मुख्य रूप से चिंतित थे कि हेइज़बेकर के नेतृत्व में जर्मन परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम नाजियों के लिए एक विखंडन बम पैदा कर सकता है। उनकी एकमात्र आशा यह है कि हिटलर क्वांटम भौतिकी को एक हिब्रू विज्ञान मानता है और इसलिए हेइज़ेनबर्ग को अपना काम पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित कर सकता है। ओपेनहाइमर ने ग्रोस से देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों दिमागों को एक साथ लाने के लिए लॉस आलामोस में प्रयोगशाला बनाने के लिए कहा। वह लॉस आलामोस प्रयोगशाला में रवि असेवेथे और एडवर्ड टेलर की एक टीम को इकट्ठा करते हैं और वैज्ञानिकों को एर्नेस्टो फर्मी, लियो स्टिलाज और डेविड एल फिल्ड के साथ भी सहयोग करते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में फर्मी, सिजिलार्ड और हिल ने पहली आत्मनिर्भर परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया हासिल की, जिसे शिकागो पाइल के नाम से भी जाना जाता है। टेलर की गणना से पता चलता है कि एक परमाणु विस्फोटक एक विशाल विनाशकारी श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जो वायुमंडल को प्रज्वलित करेगा और दुनिया को नष्ट कर देगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने परामर्श करने के बाद ओपेनहाइमर से निष्कर्ष निकाला कि संभावनाएं स्वीकार्य रूप से कम है। हाइड्रोजन बम बनाने का प्रस्ताव खारिज होने के बाद टेलर ने परियोजना छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ओपेनहाइमर ने उसे रोकने के लिए मना लिया। उस समय अमेरिका एक बम बनाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त यूरेनियम या प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ओपेनहाइमर ने वैज्ञानिकों ने संपर्क किया है जो चाहते हैं कि वह रूसियों के साथ अपने शोध पर सहयोग करने के लिए अनौपचारिक चैनलों का उपयोग करे, क्योंकि अमेरिका सरकार ऐसा करने से मना कर रही थी। ओपेनहाइमर ने ऐसे प्रयासों को देशद्रोह कहकर खारिज करता है, लेकिन FBI को ऐसे दृष्टिकोण को रिपोर्ट नहीं करता है। ओपेनहाइमर चाहते थे कि मैनहट्टन परियोजना के दौरान वैज्ञानिकों को शुरू से अंत तक सब कुछ पता चले, जबकि ग्रोस सुरक्षा कारणों से जानकारी का बयान चाहते थे। ओपेनहाइमर ने क्लास डिपार्टमेंट बैठ के आयोजित करने के लिए ग्रोस की अनदेखी की और उनकी अपनी सुरक्षा मंजूरी अपने समय में लगा।
ग्रोस प्रोजेक्ट के मैनहट्टन के आसपास सुरक्षा प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं करने और इसे एक विज्ञान परियोजना की तरह मानने की कोशिश के लिए ओपेनहाइमर से नाराज थे। 1943 में जब वे इस परियोजना का काम कर रहे थे तब उनकी मुलाकात जीन टेटलाक से भी हुई। बेरिस पॉस मैनहट्टन परियोजना के सुरक्षा प्रमुख हैं और ओपेनहाइमर के कम्युनिस्ट झुकाव के बारे में जानते थे। ओपेनहाइमर ने ग्रोस को बताया कि उसकी दूसरी दूतावास के किसी व्यक्ति द्वारा मैनहट्टन परियोजना टीम के एक व्यक्ति से संपर्क करने की कहानी के साथ पास से झूठ बोला था, लेकिन ओपेनहाइमर ने कभी भी पास के साथ कोई नाम साझा नहीं किया। ओपेनहाइमर की सुरक्षा के लिए ग्रोस ने जर्मन बम परियोजना पर नजर रखने के लिए पास को लंदन स्थानांतरित कर दिया। 1945 में एडॉल्फ हिटलर की मृत्यु के बाद कुछ परियोजना वैज्ञानिकों ने स्ट्रीजर याचिका के माध्यम से बम की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। ओपेनहाइमर का मानना है कि इसे चल रहे प्रशांत युद्ध का अंत हो जाएगा और लोगों की जान बच जाएगी। 3% सफल रहा। अमेरिका ने पहले परमाणु बम बनाने की परियोजना में $2 बिलियन खर्च किए और राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी का आदेश दिया, जिससे जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ओपेनहाइमर चाहते थे कि जापान में इसका उपयोग करने से पहले ट्रूमैन स्टालिन को इसका जानकारी दे, लेकिन ट्रूमैन ने ऐसा कुछ नहीं किया। सोवियत को खतरा है और ओपेनहाइमर का मानना है कि परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई। हालांकि सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की गई। ओपेनहाइमर सामूहिक विनाश और मौतों से त्रस्त है। बाद में वह ट्रूमैन से मिलता है और अपना व्यक्तिगत अपराध व्यक्त करने के बाद ट्रूमैन ओपेनहाइमर को डांटता है क्योंकि वह बम का उपयोग करने के निर्णय के खुद को जिम्मेदार मानता है। ओपेनहाइमर ने आगे परमाणु हथियार विकास को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया, जिसे ट्रूमैन ने खारिज कर दिया। रिटायर एडमिरल लुइस स्टार्क सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी और अमेरिका परमाणु ऊर्जा आयोग के उच्च पदस्थ सदस्य हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद स्टार्क ने ओपेनहाइमर को एईसी के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भर्ती किया था। संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग के सलाहकार के रूप में ओपेनहाइमर का रूप विवाद उत्पन्न करता है, जबकि टेलर का हाइड्रोजन बम की बढ़ते शीत युद्ध के बीच में नए सिरे से दिलचस्पी मिलती है। ओपेनहाइमर का कहना है कि हाइड्रोजन ने दुर्गम तकनीकी का कठिनाई प्रस्तुत की है, इसका अनुसरण नहीं किया जा सकता। इसके बजाय वह दुनिया के भर में परमाणु हथियारों के प्रयास को नियंत्रित करने के लिए एसी को मनाने की कोशिश करता है। एसी के अध्यक्ष लुइस स्टार्क रेडियो साइसोटोप के निर्यात के बारे में उनकी चिंताओं को खारिज करके सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और सोवियत संघ द्वारा सफलतापूर्वक अपना बम विस्फोट करने के बाद उनके साथ बातचीत करने की सिफारिश के लिए ओपेनहाइमर से नाराज है। ओपेनहाइमर ने सुझाव दिया कि अमेरिका और सोवियत को एक दूसरे को हाइड्रोजन बम न बनाने की रियायत देनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका एक बम बनाता है तो सोवियत के पास भी एक बनाने का कोई न विकल्प नहीं होगा। ओपेनहाइमर की आपत्तियों के बावजूद ट्रूमैन ने एच बम कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी। स्टार्क मानना था कि ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन परियोजना के दौरान ऋषियों के साथ सहयोग किया था और इस तरह से वे युद्ध के बाद इतने कम समय में बम बनाने में सक्षम थे। स्टार्क का यह भी मानना है कि ओपेनहाइमर ने 1947 में आइंस्टीन के साथ ही कुछ बातचीत करने में बदनाम किया था। 1954 ओपेनहाइमर के राजनीतिक प्रभाव खत्म करने की इच्छा से स्टार्क ने ओपेनहाइमर की क्यों मंजूरी के संबंध में कार्मिक सुरक्षा बोर्ड के समक्ष गुप्त रूप से एक निजी सुरक्षा सुनवाई आयोजित की। हालांकि यह स्पष्ट हो गया कि सुनवाई का परिणाम पूर्व निर्धारित है। स्टार्क का दावा है कि वह आईसी के अध्यक्ष हैं, लेकिन ओपेनहाइमर के खिलाफ आरोप एक वकील के और सीआईए के अधिकारी निदेशक विलियम एड बोर्डन द्वारा लगाए गए थे, जिन्होंने एफबीआई को लिखा था। स्टार्क का दावा है कि बोर्डन कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी था और उसकी ओपेनहाइमर की सुरक्षा फाइल तक पहुंची थी, जिस पर उसने अपने दावे आधारित किए थे। यह दृढ़ता संकेत दिया जाता है कि स्टार्क ने बोर्डन को ओपेनहाइमर की सुरक्षा फाइल प्रदान की और ओपेनहाइमर को नीचे लाने के लिए बोर्डन का उपयोग किया। ओपेनहाइमर के पिछले कम्युनिस्ट संबंधों का शोधन किया गया और रूस और अन्य सहयोगियों को गवाही को उनके खिलाफ तोड़ मोड़ों को पेश किया गया। ओपेनहाइमर अपने भाई को मैनहट्टन परियोजना का काम करने के लिए लाया था और एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट था। वो ओपेनहाइमर के खिलाफ जाता है। टेलर गवाही देते हैं कि उन्हें ओपेनहाइमर पर भरोसा नहीं है, वह इसे रद्द करने की सिफारिश करते हैं। लोग ओपेनहाइमर का समर्थन करते हैं। संपूर्ण समीक्षा एक प्रासंगिक प्रक्रिया के रूप में बंद दरवाजे की गई, जिसमें कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं थी और अभियोजना पक्ष पर सबूत का कोई बोझ नहीं था। रोजर राव ने ओपेनहाइमर की रक्षा सुनवाई में एईसी के विशेष वकील के रूप में कार्य किया और स्टार्क द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके पास ओपेनहाइमर की फाइल पूरी तरह तक पहुंच चुकी थी, जबकि ओपेनहाइमर के वकील के पास अपने ग्राहक की फाइल तक पहुंच नहीं थी। बोर्ड ने ओपेनहाइमर की क्यों मंजूरी को रद्द कर दिया, जिससे कि उनकी सार्वजनिक शरीर को नुकसान पहुंचा और परमाणु नीति पर उनका प्रभाव सीमित हो गया। 1959 वाणिज्य सचिव के लिए स्टार्क के सीनियर पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान हिल ने ओपेनहाइमर के पतन के इंजीनियर में स्टार्क के व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में गवाही दी, जिसके परिणाम स्वरूप सीनेट ने उनके नामांकन के खिलाफ मतदान किया। 1963 राष्ट्रपति बिल्टन जॉनसन ने राजनीतिक प्रमाण से
के संकेत के रूप में ओपेनहाइमर को कर्मी पुरस्कार प्रदान किया। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि ओपेनहाइमर और आइंस्टीन की 1947 की बातचीत में स्टार्स का कभी उल्लेख नहीं किया गया था। ओपेनहाइमर ने इसके बजाय अपना विश्वास व्यक्त किया कि उन्होंने वास्तव में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी, परमाणु हथियारों की दौड़ जो एक दिन दुनिया को नष्ट कर देगी।